हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया था। उसके ठीक बाद शुरू होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर को जब मैंने आपको पढ़ाया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमने 4 भाग पढ़े थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में मीनिंग मैंने आपको बताया था अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो पूरा नहीं हुआ हो, चल रहा हो। लेकिन परफेक्ट टेंस उसका ठीक विपरीत होता है। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो कार्य है या जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुका है, पूरी हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है? तो देखिए, यहां पे मैंने लिखा है रिकॉग्नाइजन। रिकॉग्नाइजन मतलब होता है पहचान। तो इसकी पहचान क्या है? आमतौर पर यह वाक्य किन शब्दों के साथ खत्म होंगे? तो ये वाक्य खत्म होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, आ है, या है, ई है, ए है। दोस्तों, आमतौर पर हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं? जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको पढ़ाया जाता है तो उसका एक आम पहचान हमको समझाया जाता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। यही तक हम सीमित होते हैं। लेकिन आज जो वीडियो लेक्चर आप देखने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। आ है, या है, ई है और ए है। दोस्तों, जब तक इस पहचान को आप अच्छे ढंग से नहीं समझ लेंगे तब तक प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को बनाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कठिन ना हो, आप आसानी से इंग्लिश बोल सके और वाक्यों की रचना में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ये जो यहां पे लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इससे ज्यादा ध्यान आप इन चीजों पर केंद्रित करें जो कि लिखा है आ है, या है, ई है या फिर ए है। इन दोनों से पहले सबसे पहले मैं आपको ये आ है, या है, ई है और ए है का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये है क्या? दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो वाक्य आएंगे, तो यहां पे मैंने लिखा है आ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो वाक्य है वो आ है के साथ खत्म होगा, लास्ट में आ है नहीं आएगा। आ है का मतलब है आ का मात्रा, मतलब कोई भी क्रिया जो आएगी इस टेंस के इस भाग में वो आ के मात्रा के साथ खत्म हो सकती है। जैसे देखिए, यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है आ है, तो आ है कैसे खत्म होगा? देखिए, वर्ब के रूप में मैंने क्या लिखा है? काटा है। काटा है, काटना आप जानते हैं, तो काटने में मैंने आ का मात्रा लगा दिया है, तो क्या बजा? ये काटा है। तो आ है हो गया, आ का मात्रा यहां पे लग गया। मारा है, मारा है, तो रा है, इसमें आ का मात्रा लग गया, साथ में है। और यह है किसका सूचक है जी? ये वर्तमान काल का सूचक है। कोई भी वाक्य जिसमें है लगा हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। यहां पे देखिए, भेजा है, मैंने उसे भेजा है, मतलब मैंने उसको भेज दिया है। तो दोस्तों, यहां पे भी देखिए आ है, आ का मात्रा यहां पे आया, तो आ का मात्रा है और साथ में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। मैंने इस पत्र को लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है लिखा है, मैंने पत्र को लिखा है, इसका मतलब मैं पत्र को लिख चुका हूं, मैंने पत्र को लिख डाला है, मैंने पत्र को लिख लिया है। वो काम अब शेष नहीं है, वो काम अब बाकी नहीं है। चारों को सरसरी तौर पर देखिए, मैंने आम को काटा है, हालांकि यहां पे मैंने सिर्फ काटा ही लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं कि मैंने आम को काटा है, मतलब मैंने आम को काट डाला है, काट लिया है, काट चुका हूं, काट दिया है। कुल मिला के आम को काटने का कार्य अब बचा नहीं है, वो पूरा हो चुका है। मैंने सांप को मारा है, यहां पे सांप को मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल में जोड़ रहा हूं सांप को। तो मैं कहता हूं कि मैंने सांप को मारा है, तो देखिए ये भी आ है के साथ खत्म हो रहा है। अब मैंने सांप को मारा है का मतलब मैंने सांप को मार दिया है, मार डाला है। कुल मिला के वो कार्य पूर्ण हो चुका है, उसमें अब शेष कुछ भी नहीं है। यहां पे भेजा है, मैंने उसे भेज दिया है, मैंने उसको भेजा है, मैंने उसको भेज डाला है, मैं उसको भेज चुका हूं। सब एक जैसा लगा कि नहीं लगा? सारे के सारे वाक्य आपको एक जैसे लगे होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है जिसमें आप आ है के साथ कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है। आप याद रखिएगा, ये आ अपने आप में खुद शब्द के रूप में नहीं आएगा, ये मात्रा के रूप में आपके सामने आएगा। यहां पे देखिए लिखा है, मैंने पत्र को लिखा है, मतलब मैंने पत्र को लिख डाला है, मैं पत्र को लिख चुका हूं, मैंने पत्र को लिख लिया है। इस तरह से मैंने कहा कि मैंने पत्र को लिखा है, लिखा है मतलब मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स आप यहां पे देख रहे हैं, छोटे छोटे
छोटे शब्दों के रूप में ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पे देखिए या है। अब या है क्या है, हमने आ है को कंप्लीट कर लिया, इसके तुरंत बाद आता है या है। तो या है के लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल सेट करके रखे हैं, जैसे कि आया है, गया है, लिया है, दिया है। वह बिलासपुर से आया है, मतलब वह बिलासपुर से आ चुका है, वह बिलासपुर से आ गया है, इसीलिए हमने लिखा या है। तो दोस्तों देखिए या है, आपको या पे फोकस करना होगा, ये या पे फोकस करना पड़ेगा। यहां पे मैंने लिखा है ना या है, तो ये या के पहले क्या आ रहा है उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ आया, ग आया, ली आया, दी आया, तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है या के ऊपर। तो देखिए जब हमने कहा आया है तो या है आया लास्ट में, जब हमने कहा गया है, वह मुंबई गया है, तो या है आया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। लिया है, मैंने नया कार लिया है, तो लिया है या है, कुल मिला के या है आया वाक्य के अंत में। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। उसी तरह से आप देखिए दिया है, मैंने उसे पैसे दिया है, या फिर हमने उसको पैसा दिया है, तो या है, इसमें भी परफेक्ट का पहचान आपको क्लियर पता चल रहा है क्योंकि लास्ट में आ रहा है या है। तो दोस्तों ये या है आया, मतलब आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है आया ना, आपको है पे ध्यान केंद्रित करना है, याद रखिएगा। आप प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हैं, उसके कौन से भाग में है उसको आप बाद में समझें, लेकिन सबसे पहले आप ये समझे कि हर जगह पे आपको है दिखेगा, तो है से सीधा स्पष्ट है कि ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। अब एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखिए या है और यहां पे आ है, तो या है और आ है के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं है। दरअसल ये जो आ है इसको हम लोग समझ गए तो या है को भी हम लोग समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए आ का मात्रा ही तो लगा है या में। अब इस या को अगर हम लोग भूल जाएं, मान लीजिए मैं इस या वाले एग्जाम्पल को आपको नहीं बताता, मैं सिर्फ आपको यह कहता कि आ के मात्रा वाले वाक्य आएंगे, मतलब वो प्रेजेंट टेंस का है, तो भी तो ये बन जाता। जैसे कि आया है, तो या को तो मैंने मेंशन कर दिया यहां पे, लेकिन मान लीजिए मैं या को मेंशन नहीं करता, खाली आ का मात्रा ही मेंशन करता, हालांकि मैं इसको छोड़ देता, मेरे कहने का मतलब आप समझिए, मैं इसको छोड़ दिया होता, मैं खाली आ का मात्रा बताता और उसी के अंदर में लिख दिया होता आया है, गया है। जैसे यहां पे लिखा है ना, काटा है, मारा है, भेजा है, लिखा है, इसी लाइन में अगर मैं लिख दिया होता कि आया है, गया है, लिया है, दिया है, तो भी तो उसमें आ का मात्रा आ रहा था। कुल मिला के आपका फोकस किस में होता? आ के मात्रा में। लेकिन मैंने यह को अलग से मेंशन किया, इसका कारण यह है क्योंकि यह से बहुत सारे वाक्य बनते हैं, जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, पिया है, किया है, लिया है, तो ये सारे वाक्य यह से बनते हैं, इसलिए इस यह को मैंने आपके लिए अलग से मेंशन किया है। आप आ को पढ़ लिए, मतलब हमने या को पढ़ लिया, हम आ को पढ़ के यह को निपटा सकते हैं, सीधी बात है। यहां पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ई है, तो ई है का मतलब क्या है? आप ये समझिए कि ये जो ई है, तो जो वाक्य खत्म होगा वो या तो ई के साथ खत्म होगा, ई अक्षर के साथ, या ई के मात्रा के साथ। याद रखिएगा आ में ऐसा नहीं हुआ था, आ में सिर्फ मात्रा के साथ खत्म हुआ था, अक्षर के साथ नहीं। लेकिन ई में संभव है कि जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो मात्रा के साथ भी खत्म हो सकते हैं, अक्षर के साथ भी खत्म हो सकते हैं। कैसे? उसको यहां पे आप देखिए, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, खरीदी है। अब ये दी है का मतलब क्या हुआ? देखिए दी में क्या लगा हुआ है? ई का मात्रा लगा हुआ है। अब इसमें आप ज्यादा ग्रामेटिकल होने की कोशिश मत करना कि छोटे ई का मात्रा है कि बड़े ई का मात्रा है, आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। उच्चारण में ई आया ना, वो छोटा ई है कि बड़ा ई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब रखना है ई के उच्चारण से। तो ये क्या आया? ई है, खरीदी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम दूसरे शब्दों में बोल के देखते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको इसी शब्द में बोल के बताता हूं कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है। अब इसको दूसरे शब्दों में बोलता हूं, मैं नई गाड़ी खरीद चुका हूं, मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, मैंने नया गाड़ी खरीद लिया है, हमने नया गाड़ी खरीद लिया है, मैं नया गाड़ी खरीद डाला हूं। कितने सारे शब्द बन गए, कितने सारे वाक्य बन गए, लेकिन ओवरऑल उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। मैंने गाड़ी खरीदी है मतलब खरीद चुका हूं मैं, वो गाड़ी अब मेरी हो चुकी है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये जो ई का मात्रा आया ये भी दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कि कोई कार्य हो चुका है, बशर्ते उसमें है लगा होना चाहिए। है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, मैंने गाड़ी को बेची है, मैंने गाड़ी को बेच डाला है,
मैंने गाड़ी को बेच लिया है। तो कुल मिला के हुआ क्या कि जो वाक्य है वो कंप्लीट हो गया, जो क्रिया है वो कंप्लीट हो गया, मेरा जो कार्य था वो खत्म हो चुका है, वो अभी कंटिन्यू नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैंने गाड़ी बेची है का मतलब हुआ कि मैं गाड़ी को बेच चुका हूं। तो अब ये जो ई है ये आपको शो करता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। देखिए यहां पे आई है तो रीना मुंबई से आई है, तो यहां पे मात्रा नहीं लगा, यहां पे सीधा हमने अक्षर को लिखा है ई, तो ये ई लगा है, इसका मतलब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे मात्रा है कि नहीं है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आप अक्षर पे भी ध्यान दे सकते हैं। यहां पे ई आया है, साथ में है आया है, वह मुंबई से आई है, वो दिल्ली से आई है, कहीं से भी आई हो, ई है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। यहां पे देखिए गई है, यहां पे आई था, यहां पे गई है, तो वह मुंबई गई है, तो गई है तो यहां पे भी ई है आ गया, तो ई है से हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब देखिए लास्ट को देखते हैं, ए है, तो ए है से भी अगर कोई वाक्य खत्म होता है, लास्ट में है आना जरूरी है, ए है। अब ए है तो ये ए एक मात्रा भी हो सकता है और ये एक अक्षर भी हो सकता है। ए का मात्रा आप जानते हैं कैसे लगाते हैं, और ए का जो अक्षर है वो तो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ए है से भी अगर कोई वाक्य खत्म होता है, चाहे वो अक्षर हो या मात्रा हो, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य होते हैं। जैसे आए हैं, देखिए ये ए है, कई बार होता क्या है, हम आए और गए को कभी य के साथ मात्रा लगा के लिखते हैं, और कई बार हम लोग सीधा अल्फाबेट मतलब जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसके आधार पर लिख देते हैं। तो ये जो ए है इसको आप लेटर के रूप में लिखिए हिंदी का, तो ये ए, तो ए एक अक्षर है, तो आए हैं। अब ये अक्षर के साथ खत्म हुआ आए, गए को देखिए ये भी ए के साथ खत्म हुआ गए हैं, वे मुंबई गए हैं, तो ए हैं, तो ए है के साथ खत्म हुआ, मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। बनाए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने कुछ रंगोली बनाए हैं, या फिर हमने कुछ कपड़े बनाए हैं, हमने कुछ घर बनाए हैं, तो ए है, ये भी ए के साथ खत्म हुआ, तो ये भी आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। यहां पे ए कमाए, देखिए कमाए हैं, हमने पैसे कमाए हैं, तो ए है, तो ए है, ये भी आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। अब हो सकता है कि कोई ऐसा वाक्य भी आपको मिले जिसमें आपको मिले कि ए का मात्रा लगा हुआ है, ए का मात्रा लगा हुआ है और उसके साथ है, तो ऐसे वाक्यों को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब दोस्तों इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। इतना लंबा वीडियो लेक्चर एक पहचान के ऊपर देने का यही मतलब है कि अगर कभी भी कहीं भी आपको कंफ्यूजन रहा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हमको कैसे बनाना है। एक बार इसका ओवरव्यू लेता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आ है के मात्रा के साथ भी खत्म होगा जो वाक्य, वो है के साथ खत्म होगा और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। या है के साथ खत्म होता है तो भी परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ई है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और ए है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य रहेगा। अगर आपको इसको याद करते नहीं बनता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हैं। बाद में जब एग्जांपल्स बताना मैं शुरू करूंगा अगले स्टेप में, तो ये आपका काम आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 1 से हम लोग एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव। तो रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। अब ये किसके किसके साथ लगेंगे? हैव लगेगा आई वी यू दे और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन के साथ, और हैज किसके साथ लगेगा? ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर नंबर के साथ। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस को अब बना के। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वाक्य में क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। जरूरी नहीं कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी रहता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा हैज या हैव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज पहली बार हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखने जा रहे हैं। दोस्तों वर्ब के जो 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो उसमें से थर्ड फॉर्म की बारी आज पहली बार आई है टेंस को पढ़ने के दौरान। तो देखिए यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं। सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है।
कौन है सब्जेक्ट इसमें, आने का कार्य कौन कर रहा है, ट्रेन। क्या क्रिया हो रही है, आने की, तो आने को बोलते हैं अराइव। दोस्तों कोई आदमी, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति कहीं पे आता जाता है, उसके लिए हम लोग कम लगाते हैं आमतौर पर, लेकिन ये एक यातायात का साधन है। गाड़ी, मोटर, बस, इन सब चीज़ों के लिए, ट्रेन, इन सब के लिए हम लोग अराइव का इस्तेमाल करते हैं। और उसका कौन सा फॉर्म हमको चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया रूल के हिसाब से, द ट्रेन, चूंकि आने का कार्य कौन कर रहा है, ट्रेन, तो द ट्रेन हो गया। अब ट्रेन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एक तो ट्रेन एक नाम है अपने आप में, सिंगुलर रहता है। ट्रेन, रेलगाड़ी एक है ना, भले उसमें कई डब्बे हैं लेकिन वो एक है ना, सिंगुलर है। ओवरऑल होगा क्या कि हम उसके साथ लगाएंगे हैज, तो क्या लग गया, द ट्रेन हैज। अब क्या क्रिया हो रही है, आने की क्रिया हो रही है, तो आने को बोलते हैं अराइव, साथ में क्या लगाएंगे, डी, चूंकि अराइव का स्पेलिंग ऑलरेडी होता है ARRIVE। अब उसमें हम लोग खाली डी जोड़ देंगे तो ये उसका थर्ड फॉर्म बन जाता है अराइव्ड। अब कहां पर आना है उसको, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो स्टेशन पर आना है उसको, तो एट स्टेशन। तो दोस्तों देखिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, गिरफ्तार करने वाला कौन है, कार्य करने वाला कौन है, पुलिस, तो हमने यहां पे लिख दिया पुलिस। अब उसके बाद उसके साथ क्या लगेगा, पुलिस भी एक नाम है, मान के चलो एक विभाग का नाम है, ठीक है, तो पुलिस के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, तो पुलिस हैज। अब उसके बाद क्या क्रिया किया उसने, अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, अरेस्टेड, तो हमने यहां पे लगा दिया अरेस्टेड। अब किसको गिरफ्तार कर लिया, चोर को गिरफ्तार कर लिया, तो चोर को बोलते हैं द थीफ, तो द पुलिस या फिर पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। यहां पे हम द लगाएं या न लगाएं सब चलेगा, यहां पे आप जरूर द लगा दीजिए, वो इसलिए क्योंकि पुलिस ने जिस चोर को गिरफ्तार किया वो हमारी जानकारी में है, वो पुलिस की जानकारी में है कि उसने किस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस द को लगाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझिए ट्रांसलेशन बन गया, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 में, मैंने सांप को पकड़ा है। यहां पे इंटरेस्टिंग है, मैंने जैसा आपको बताया था पकड़ा है, पकड़ा है, तो ड़ा है, आ है, आ की मात्रा के साथ खत्म हो रहा है सेंटेंस, तो मैंने को बोलेंगे आई, सब्जेक्ट है, फिर हैव लगेगा, चूंकि रूल में हमको बताया गया है कि आई के साथ आपको हैव लगाना है। अब देखिए क्रिया क्या हो रही है, पकड़ने की, पकड़ने को बोलते हैं कैच, कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट, तो यहां पे हमने कॉट लिख दिया। अब किसको पकड़ना है, तो सांप को पकड़ना है, द स्नेक, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के रूप में द स्नेक लिख दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, आई हैव कॉट द स्नेक। एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, उसने नई कार खरीदी है। अब ये किस में मैच कर रहे हैं, देखिए यहां पे मैच कर रहे हैं, ई है, खरीदी है, तो दोस्तों यहां पे सब्जेक्ट कौन है, उसने, तो उसने के लिए हमने लिख दिया सी, यहां पे कोई लड़की है तो उसके लिए हमने लिख दिया सी। अब सी के साथ क्या लगेगा, तो सी के साथ लगेगा हैज, हमने लगा दिया हैज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, तो क्या क्रिया हो रही है, खरीदने की। अब खरीदने को क्या बोलते हैं, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, BOUGST, हमने लगा दिया यहां पे बॉट। अब किसको खरीद रहा है, तो अ न्यू कार, तो अ न्यू कार को खरीद रहा है, तो दोस्तों यहां पे देखिए सेंटेंस बना, सी हैज बॉट अ न्यू कार। अब एग्जांपल नंबर 5 को देखिए, उन्होंने हल्दी पीस लिए हैं। उन्होंने, उन्होंने को बोलते हैं दे। अब हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक, पीसने को बोलते हैं ग्राइंड, ग्राइंड, और ग्राइंड का हमको कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ग्राइंड का थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड। अब किसको पीसना है, टर्मरिक, मतलब हल्दी को। तो दोस्तों देखिए ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, उन्होंने, तो उन्होंने के लिए दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, तो देखिए दे के साथ हैव लगेगा, हमने लगा दिया हैव। अब क्या क्रिया हो रही है, देखिए पीसने की क्रिया हो रही है, तो पीसने को क्या बोलते हैं, ग्राइंड, लेकिन हमको उसका कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ग्राइंड का थर्ड फॉर्म हमने ग्राउंड लगा दिया। अब किसको पीस रहे हैं, हल्दी को, तो हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक, तो उन्होंने हल्दी पीस लिए हैं, दे हैव ग्राउंड टर्मरिक। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, नेगेटिव। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रूल नंबर 2 नेगेटिव को। रूल नंबर 2 नेगेटिव का रूल हमने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवेंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने रूल नंबर 1 अफर्मेटिव में लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ हमने एनटी जोड़ दिया, और एनटी का मतलब होता है नॉट
और नॉट मतलब आप समझ सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य, तो जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसी में हम लोग नॉट लगाते हैं, और नेगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक। अब देखिए हैजंट या हैवेंट जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नंबर के साथ हैवेंट लगेगा, और ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर नंबर के साथ हैजेंट लगेगा। तो इस तरह से हैजेंट और हैवेंट का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं उसके एग्जांपल्स को। अब देखिए दोस्तों, मैंने उसे माफ नहीं किया है, जैसा कि हम जानते हैं कि नकारात्मक वाक्यों में नहीं आएगा, तो यहां पे नहीं आ गया। अब देखिए मैंने उसे माफ नहीं किया है, या है, ये इस पहचान से मैच कर लिया। मैंने उसे माफ नहीं किया है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। तो अब इसको हम इस रूल के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले रूल ने क्या कहा, सब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैंने को क्या बोलेंगे, आई। अब रूल ने कहा हैजंट हैवेंट में से किसी एक का चुनाव करो, तो आई के साथ क्या लगता है, हैवेंट लगता है, तो हमने यहां पे लगा दिया हैवेंट। अब क्या क्रिया हो रही है इसमें, माफ नहीं करने की। तो माफ करना एक क्रिया है, माफ करने को बोलते हैं फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, लेकिन हमें उसका कौन सा फॉर्म लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो फॉरगिव का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगिवन। तो यहां पे हमने लिख दिया फॉरगिवन। अब किसको माफ करने की बात हो रही है, उसे। तो उसे को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो उसे को क्या बोलेंगे, हिम। तो सेंटेंस क्या बना, आई हैवेंट फॉरगिवन हिम, मैंने उसे माफ नहीं किया है। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। उसने किताब को नहीं फाड़ा है, रा है, जैसे कि मैंने आपको बताया आ है। देखिए यहां पे क्रिया है फाड़ना और उसके साथ आ का मात्रा आया, साथ में है आया, तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो फाड़ा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य इतना तो क्लियर हो गया। अब रूल पे चलते हैं। तो सबसे पहले रूल ने हमको क्या कहा कि सब्जेक्ट लगाओ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसने, क्योंकि बुक को फाड़ने का कार्य कौन कर रहा है, उसने। तो उसने को क्या बोलते हैं, ही। अब ही के साथ हमको क्या लगाना है, हैजेंट लगाना है। रूल ने कहा है ना आप सब्जेक्ट के बाद हैजेंट हैवेंट में से किसी एक का चुनाव करो, तो हम किसका चुनाव करेंगे, ही के साथ हम हैजेंट लगाएंगे। तो हमने यहां पे हैजेंट लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है इसमें, फाड़ने की। तो फाड़ने को बोलते हैं टीयर। टीयर मतलब होता है फाड़ना, और टीयर का ही थर्ड फॉर्म होता है टॉन। तो हमने यहां पे लिख दिया टॉन। अब किसको फाड़ना है, किताब को। तो किताब को क्या बोलेंगे, द बुक। तो दोस्तों ट्रांसलेशन क्या बना इसका, He hasn't torn the book, उसने किताब को नहीं फाड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। फल पेड़ से नहीं गिरे हैं। जब मैं आपको अफर्मेटिव के दौरान पहचान सिखा रहा था, पहचान बता रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि या तो ए है एक अक्षर के रूप में भी आ सकता है, या फिर ए है एक मात्रा के रूप में भी आ सकता है। तो देखिए यहां पे ये मात्रा के रूप में आया है, फल पेड़ से नहीं गिरे हैं। फल पेड़ से नहीं गिरे हैं मतलब फल पेड़ से नहीं गिर चुके हैं। फल को क्या बोलेंगे, फ्रूट्स, चूंकि ये सब्जेक्ट है। अब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया। हैजंट हैवेंट में से सबसे पहले हमने क्या लगाया, अब देखिए फ्रूट्स, ये प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक फल नहीं गिरा है, बहुत सारे फल गिरे हैं, इसीलिए हमने गिरे हैं लिखा है, नहीं तो गिरा है लिखते हैं हम लोग। तो गिरे हैं मतलब बहुत सारे फल हैं, तो बहुत सारे फल प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के साथ हमको क्या लगाना है, देखिए प्लूरल के साथ हमको हैवेंट लगाना है, तो इसीलिए हमने लगा दिया फ्रूट्स हैवेंट। अब गिरने को क्या बोलते हैं, फॉल डाउन। जो भी चीज, कोई भी चीज अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको हम बोलते हैं फॉल डाउन, और फॉल का थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। साथ में हमने डाउन लगाया, चूंकि नीचे गिरता है वो, तो फॉलन डाउन। तो फॉलन डाउन हमारा एक वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कहां से गिरना है, पेड़ से। तो यहां पे जो से लगा हुआ है, से के लिए हमने फ्रॉम लिख दिया। अब वो कहां से गिर रहा है, पेड़, तो द ट्री। अब सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, फ्रूट्स हैवंट फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर 4 को देखिए। मां ने रोटियां नहीं बनाई हैं। ई है या तो अक्षर या तो मात्रा। अब देखिए मां ने रोटियां नहीं बनाई है, नेगेटिव सेंटेंस है। मां को बोलते हैं मदर, तो हमने मदर लिख दिया। मदर अब एक सिंगुलर भी है, चूंकि मां तो अब एक होती है तो सिंगुलर भी है, साथ ही साथ मां एक नाम है, एक हमारा रिलेशनशिप है जिसका नाम होता है मां, मम्मी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेम के रूप में लें या फिर सिंगुलर हमारी एक मां के रूप में लें। उसके साथ हमको लगाना क्या है, हैजेंट। तो मदर हैजेंट हो गया। अब क्या क्रिया, बनाने की क्रिया। तो दोस्तों बनाने को हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक कुक मतलब जब कोई खाना बनाते हैं, और एक रोटियां, जब रोटियां हम बनाते हैं। तो उसको प्रिपेयर बोलिए कि कुक बोलिए, एक ही बात है, लेकिन हम लोग यहां पे प्रिपेयर ही लिखेंगे। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है,
कि सर रोटी बनाने के लिए तो रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो रोल का इस्तेमाल बेलने के लिए करते हैं, बनाने के लिए नहीं। आप रोटी को बेल चुके हैं, अब बेलने के बाद आपने उसको तवे में डाल दिया है, अब वो बनाने का काम चल रहा है। तो कुल मिला के बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ हमको डी लगाना है, क्यों? क्योंकि प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म है और जब उसमें हम डी लगा देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया प्रिपेयर्ड। अब किसको बनाना है? चपाती को। चपातीस मतलब क्या होता है? रोटियां। तो दोस्तों रोटियों के लिए हम लोगों ने चपातीस लगा दिया। हमारा ट्रांसलेशन क्या बना? मदर हैजंट प्रिपेयर्ड चपातीस, मां ने रोटियां नहीं बनाई हैं। अब दोस्तों देखिए एग्जांपल नंबर 5 में हम पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो हम को क्या बोलेंगे? हम सब्जेक्ट है, तो हम के लिए हमने वी लगा दिया। अब वी के साथ क्या लगता है? देखिए वी के साथ लगता है हैवेंट। अब क्या क्रिया हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है, तो लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। तो हमने यहां पे लिख दिया रिटर्न। अब किसको लिखने की बारी है? पत्र को। पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर, वी हैवंट रिटन अ लेटर। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रूल नंबर 2 नेगेटिव को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव को। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को मालूम है कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड या फिर WH जो फैमिली होता है वे शब्द होते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां, ये जो शब्द आते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और किसी भी इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव वाक्य में हम क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिखते हैं। अब देखिए इस इंट्रोगेटिव में भी दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं, एक हैव है और एक हैज है। किसके किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाएंगे, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे। अब शुरुआत करते हैं हमारे एग्जांपल्स की, क्योंकि हमारा जो पहचान है वो तो बदलेगा नहीं। पहचान तो जब तक परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे यही रहेगा। तो चलिए एग्जांपल्स की शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल कहता है क्या उसने नदी पार कर लिया है? या है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? रूल के हिसाब से करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर किसी भी इंट्रोगेटिव वाक्य में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं। अगर यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं तो उसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर यस नो में आंसर नहीं दे सकते तब हमें उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत होती है। तो सेंटेंस है यहाँ पे, क्या उसने नदी पार कर लिया है? अब इसका जवाब हम दे सकते हैं कि यस कर लिया है या फिर नो नहीं कर लिया है। तो कुल मिला के यस नो में आंसर मिल गया, तो इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड को हम ड्रॉप कर देते हैं। सीधा किसकी बारी आएगी? हैज हैव की। अब ये हैज हैव किसके हिसाब से लगता है जी? ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? उसने। उसने को बोलते हैं ही, और देखिए ही के साथ हमको क्या लगाना है? हैज। तो सबसे पहले हमने हैज लगा दिया। अब रूल की तरफ फिर चलते हैं। रूल ने कहा हैज हैव का चुनाव अगर आपने कर लिया तो अब आप सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? उसने। तो उसने को बोलते हैं ही, तो हमने लगा दिया ही। अब क्या क्रिया हो रही है? पार करने की हो रही है। तो पार करने को क्या बोलते हैं? क्रॉस। और क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्रॉस्ड। तो हमने यहां पे क्रॉस्ड लगा दिया, क्योंकि हमारे रूल ने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। अब किसको पार कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो रिवर। तो इसको हमने लिख दिया द रिवर। तो सेंटेंस क्या बना? क्या उसने नदी पार कर लिया है? हैज ही क्रॉस द रिवर। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखिए। तुमने टीवी क्यों बंद की है? की है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब दोस्तों इसको ट्रांसलेट करेंगे रूल के हिसाब से। सबसे पहले इसका हम लोग यस नो करके देख लेते हैं। तुमने टीवी क्यों बंद की है? यस नो में आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तब क्या करना है हम लोगों को? इसके लिए क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन वर्ड कौन है? ये तो हमको हिंदी के वाक्य में ही पता चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो क्यों को बोलते हैं वाई। तो हमने रूल के हिसाब से सबसे पहले वाई ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमको पहले लेना है। अब हैज हैव में से किसी एक का चुनाव, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमने। तो तुमने को क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हमने यहां पे हैव लगा दिया। अब सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो तुम को क्या बोलते हैं? यू, या फिर तुमने को क्या बोलते हैं? यू। तो हमने यू ले लिया। अब बंद करने को क्या बोलते हैं? आप दो शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं, एक स्विच ऑफ, एक टर्न ऑफ। ज्यादा अच्छा होगा कि आप टर्न ऑफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्विच ऑफ एक बहुत पुराना शब्द हो गया, लैंग्वेज हो गया, उसको बहुत लोग यूज करते हैं। आप टर्न ऑफ करिए। टर्न ऑफ मतलब बंद करना, टर्न ऑन मतलब चालू करना। तो हमने यहां पे टर्न ऑफ का थर्ड फॉर्म ले लिया। टर्न में हमने ईडी लगा दिया, तो ये इसका थर्ड फॉर्म बन गया टर्न्ड। अब ये साथ में लग गया ऑफ, टर्न्ड ऑफ। अब किसको बंद करना है? टीवी को। तो हमने यहां पे टीवी लिख दिया। व्हाई हैव यू टर्न्ड ऑफ टीवी? आपने या फिर तुमने टीवी क्यों बंद की है?
याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसमें जो है ये क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन मार्क्स आपको नहीं छोड़ना है। अगर ये क्वेश्चन मार्क्स आपसे छूट गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप कितना भी मेहनत करके वाक्य को सही सही बनाइए, नंबर तो आपको आधा ही मिलना है। इसलिए इस पर आपका फोकस ज्यादा अच्छा से होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, उन्होंने नया घर कैसे बनाया है। कैसे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। इस सेंटेंस का आंसर हम यस नो में दे सकते हैं क्या? इस सेंटेंस का आंसर हम लोग यस नो में नहीं दे सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। कैसे, कैसे के लिए हमने लिख दिया हाउ। अब हैज हैव में से किसी एक का चुनाव हमको करना है, तो हमने हैव का चुनाव किया क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने है और उन्होंने को बोलते हैं दे, दे के साथ लगता है हैव, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव दे लगा दिया, सब्जेक्ट के रूप में दे है यहाँ पे। अब बनाना, क्रिया क्या हो रही है, बनाने की। तो कभी भी कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई रोड, कोई भी चीजें आप बनाते हैं तो आमतौर पर दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, या तो बिल्ड का या कंस्ट्रक्ट का। आमतौर पर आप बिल्डिंग या फिर घर वगैरह बनाने के लिए बिल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। बिल्ड और बिल्ट में एक अंतर है, बिल्ड जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में डी लगता है, और बिल्ट जो थर्ड फॉर्म है उसके लास्ट में टी लगता है, टी फॉर टॉय। तो यहां पे देखिए हमने टी लगाया हुआ है, तो उसका थर्ड फॉर्म बिल्ट हो गया। अब किसको बनाना है, नया घर को, तो अ न्यू होम या फिर अ न्यू हाउस भी आप कर सकते हैं। तो हाउ हैव दे बिल्ट अ न्यू होम, उन्होंने नया घर कैसे बनाया है। अब एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, तुमने उसके कार को ठोकर कहां मारी है। सेंटेंस देखने में बड़ा लंबा लग रहा है और इसका आंसर देखिएगा कितना शॉर्टकट में आता है। तुमने उसके कार को ठोकर कहां मारी है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर यस नो में दे सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं क्या, संभव ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, खोजिए। कहां, तो कहां को क्या बोलते हैं, वेयर, तो हमने यहां पे वेयर लिख दिया। अब रूल ने क्या कहा, हैज हैव लगाओ, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओ। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुमने, चूंकि ठोकर मारने का कार्य कौन कर रहा है, तुमने। तो तुमने को हम लोग बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हमने यहां पे लगा दिया हैव। अब हैव के बाद सब्जेक्ट भी तो लेना है हम लोगों को, चूंकि क्वेश्चन वर्ड तो हमने ले लिया वेयर, हमने ले लिया हैज हैव के रूप में हैव। अब सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट है तुमने, तुमने को बोलते हैं यू, तो हमने यू ले लिया। अब ठोकर मारना, ठोकर मारना अपने आप में क्रिया, ये देखिए यहां पे ठोकर और मारना लिखा है ना, ठोकर मारी, तो ठोकर मारना एक क्रिया है। तो ठोकर मारने को बोलते हैं हिट, हिट मतलब होता है ठोकर मारना, और हिट के तीनों फॉर्म हिट 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 होते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमको इसका थर्ड फॉर्म भी रटने की जरूरत नहीं, हिट का फर्स्ट फॉर्म भी हिट, सेकेंड फॉर्म भी हिट और थर्ड फॉर्म भी हिट। तो यहां पे हमने लगा दिया हिट। अब हिट के बाद किसकी कार को, उसके कार को, उसके कार हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो हिज कार, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया हिज कार, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बना, वेयर हैव यू हिट हिज कार, तुमने उसके कार को ठोकर कहां मारी है। सेंटेंस एकदम सरल लगा। अब एग्जांपल नंबर 5 को आप देखिए, अंकित ने जूते कब खरीदे हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो कब है, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। तो सबसे पहले जब ट्रांसलेट करना हमने शुरू किया तो रूल के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड हमने लिया व्हेन। अब व्हेन के बाद हैज हैव में से किसी एक का चुनाव करना है, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। सब्जेक्ट है अंकित, और अंकित के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि अंकित क्या है, एक नाम है। तो हमने यहां पे हैज लगा दिया। अब सब्जेक्ट के रूप में हमने यहां पे अंकित को अंकित उतार दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, खरीदने की हो रही है। खरीदने को बोलते हैं बाई, जिसका स्पेलिंग होता है BUY, और उसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT। तो हमने यहां पे उसका थर्ड फॉर्म लगा दिया बॉट। अब किसको खरीदना है, तो जूतों को खरीदना है, जूते, जोड़ी वाले जूते होंगे, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया न्यू शूज। व्हेन हैज अंकित बॉट न्यू शूज, अंकित ने नए जूते कब खरीदे हैं। यहां पे ए है को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये जो पहचान मैंने आपको लिखवाया था ये उसी से मिलता है। तो अक्षर आए जरूरी नहीं, मात्रा भी आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसके रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, जिसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड हैजंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हैजंट और हैवेंट आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे, जैसे आपने रूल नंबर 2 नेगेटिव में लिया था। अब ये हैजंट हैवेंट का कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी नोट के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूं। हैवेंट लगेगा IVU दे प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट होगा तो।
हैजंट लगेगा ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट होगा। तो अब इस तरह से हम जानते हैं कि इंट्रागेटिव नेगेटिव के अंतर्गत हम लोगों को हैवेंट या हैजेंट को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि मैंने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रागेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो इंट्रागेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो कुल मिला के प्रश्नवाचक और नकारात्मक ये दोनों शब्द आपके हर वाक्य में आएंगे। जैसे यहां पे देखिए, क्या ये आपका प्रश्नवाचक हो गया, ये नहीं आपका नकारात्मक हो गया। इसमें देखिए क्यों आपका प्रश्नवाचक हो गया, नहीं आपका नकारात्मक हो गया। इसमें भी आप देखिए कैसे आपका प्रश्नवाचक हो गया, नहीं आपका नकारात्मक हो गया। इस तरह से प्रत्येक वाक्य में इंट्रागेटिव और नेगेटिव दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1। क्या उसने नदी पार नहीं किया है, या है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस पूछ के देखना है कि यस या नो में इसका आंसर मिलता है कि नहीं। क्या उसने नदी पार नहीं किया है, आप आंसर क्या दे सकते हैं कि हाँ नहीं किया है, नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हमने यस नो में पा लिया। तो हमको इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या के लिए हमको व्हाट यहां पे नहीं लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत कहां से करेंगे, रूल ने कहा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, चूंकि आंसर हमारा यस नो में आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड को छोड़ दीजिए। कहां से शुरुआत करेंगे, हैजंट हैवेंट से। हैजंट हैवेंट लगता किसके हिसाब से है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने को बोलते हैं ही के साथ लगता है हैजंट, हमने लगा दिया हैजंट। अब हैजंट के साथ हमको रूल के हिसाब से सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, उसने को बोलते हैं ही, तो हमने लगा दिया ही। अब देखिए क्या क्रिया हो रही है, पार करने की। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था इंट्रोगेटिव में, वही एग्जांपल है। तो पार करने को हम बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस के साथ हमने लगा दिया डी, तो ये बन गया उसका थर्ड फॉर्म। क्योंकि रूल ने हमको क्या कहा कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया क्रॉस्ड। अब किसको पार करना है, तो नदी को। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नदी, तो हमने लिख दिया द रिवर। लास्ट में याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क्स लगाना आपको नहीं भूलना है। अब देखिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, क्या उसने नदी पार नहीं किया है, हैजंट ही क्रॉस द रिवर। सेंटेंस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। तुमने टीवी क्यों नहीं बंद की है, नहीं बंद की है, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में कौन है, क्यों। तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। तो हमने यहां पे वाई लगा दिया। फिर हमारे रूल ने कहा कि हैजंट हैवेंट का चुनाव करो, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से करो। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें हमारा, तुमने को बोलते हैं यू, और यू के साथ लगता है हैवेंट, तो हमने लगा दिया हैवेंट। अब रूल ने कहा सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट है हमारा इसमें तुमने को बोलते हैं यू, तो हमने यू लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, बंद करने की। तो बंद करने को बोलते हैं टर्न ऑफ, लेकिन हमको उसका चाहिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म होता है टर्न्ड ऑफ। तो हमने यहां पे टर्न्ड ऑफ लगा दिया। किसके ऊपर कार्य हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, टीवी। तो टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां पे लगा दिया टीवी। सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना, वाई हैवेंट यू टर्न्ड ऑफ टीवी। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। उन्होंने नया घर कैसे नहीं बनाया है। कैसे आपका इंट्रागेटिव हो गया, नहीं आपका इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए नकारात्मक वाक्य शब्द हो गया। अब देखिए हाउ हैवेंट दे बिल्ट अ न्यू होम, ये ट्रांसलेट कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर यस नो में मिलेगा कि नहीं, तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। हमने हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड को खोजा, तो हमको मिला कैसे। कैसे को बोलते हैं हाउ, तो हमने हाउ लगा दिया। अब हमें हैजंट हैवेंट में से का चुनाव करना है जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो सब्जेक्ट है इसमें उन्होंने को बोलते हैं दे के साथ लगता है हैवेंट, तो हमने लगा दिया हैवेंट। अब हैवेंट के साथ हमको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने, तो उन्होंने को बोलते हैं दे, तो हमने दे लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, बनाने की क्रिया हो रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या कोई घर बनाते हैं, तो हम लोग उसमें बिल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका स्पेलिंग होता है BUILD, जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है। इसको बेयर फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं। उसका थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। स्पेलिंग में चेंजेस सिर्फ इतना सा आएगा कि डी के जगह पे आप टी लिखेंगे, तो BUILT, ये आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब किसको बनाने का कार्य हो रहा है, तो नया घर को। तो ये नया घर आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमने लगा दिया अ न्यू होम। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, हाउ हैवेंट दे बिल्ट अ न्यू होम। साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। यहां पे देखिए एग्जांपल नंबर 4, क्या तुमने यह उपन्यास नहीं पढ़ा है। उपन्यास आप जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे। यहां पे जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं कि नहीं। क्या तुमने यह उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, या फिर हाँ मैंने पढ़ लिया है। तो यस नो में आंसर आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड के लिए जगह नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा हैजंट हैवेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से इसको लगाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमने, तो तुमने को बोलते हैं यू के साथ क्या लगता है हैवेंट, तो हमने लगा दिया यहाँ पे हैवेंट। अब सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, तो तुमने को बोलते हैं यू। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड का सेकंड फॉर्म होता है रेड और थर्ड फॉर्म भी होता है रेड। इत्तेफाक से रीड, रेड और रेड तीनों के स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होता, तीनों फॉर्म में तीनों का स्पेलिंग होता है READ, सिर्फ इसके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बदल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीड, रेड और रेड। तो यहां पे आप इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको आप रेड पढ़ेंगे, रेड। अब इस तरह से हमने वर्ब को कंप्लीट कर लिया थर्ड फॉर्म के रूप में। अब किसको पढ़ना है, तो यह उपन्यास, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है आपका, यह उपन्यास, तो यह के लिए दिस, उपन्यास के लिए नॉवेल। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, हैवंट यू रेड दिस नॉवेल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को, क्या तुमने बुरी आदतें नहीं छोड़ी है, ई है, तो कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट आपका मैच हो गया। अब ये देखना है कि इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं क्या, हाँ मैंने बुरी आदत नहीं छोड़ी है, या फिर नहीं मैंने बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। तो कुल मिला के इसका आंसर यस नो में आ गया। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप, सीधा आप आ जाइए हेल्पिंग वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है तुमने, तुमने को बोलते हैं यू, यू के साथ लगता है हैवेंट, हमने लगा दिया हैवेंट। फिर सब्जेक्ट का चुनाव करना है, सब्जेक्ट है तुमने, तुमने को बोलते हैं यू, हमने यू लगा दिया। अब छोड़ना, छोड़ने के लिए या फिर किसी चीज को त्यागने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब के रूप में गिव अप का, और गिव अप इसका फर्स्ट फॉर्म है। इसको फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोलते हैं, बेयर फॉर्म भी बोलते हैं। गिव अप का थर्ड फॉर्म होता है गिवन अप, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन अप, इसलिए हमने यहां पे गिवन अप लगा दिया, चूंकि हमको रूल ने कहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। अब किसको छोड़ना है, तो बुरी आदतों को छोड़ना है। तो बुरी आदतों को बोलते हैं बैड हैबिट, या फिर यहां पे आप एज भी लगा सकते हैं, बैड हैबिट्स। चूंकि हमारी आदतें एक आदत नहीं है, एक से ज्यादा आदतें हैं, तो आप इसको लगेंगे बैड हैबिट्स। तो दोस्तों इस तरह से ट्रांसलेशन क्या बना, हैवंट यू गिवन अप बैड हैबिट्स, क्या आपने बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। इस टेंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली आपको बात यह है कि जब मैंने अफर्मेटिव के वाक्य आपको बताना शुरू किया, तो मैंने सबसे ज्यादा समय आज के इस भाग में लिया है इसको समझाने में, और यह है रिकॉग्नाइजन। याद रखिएगा, यहां पे अगर आप चूक गए तो आज का जितना लंबा वीडियो लेक्चर आप देख पाए हैं या आपने जो भी सीखा होगा सब बेकार चला जाएगा अगर इसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, क्वेश्चंस के आपको आंसर भी तैयार करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर भी डालना है। फिलहाल आप यह समझ जाइए कि चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूं, चूकी हूं से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब वक्त है आपका इस पर काम करने का। तो अब आपको यहां पे काम करना है, और जब इस पे आप पूर्ण हो जाएंगे तभी आप माने जाएंगे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों पार्ट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव, चारों को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपको समझ में भी आया होगा। यदि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।